आइए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खौफनाक और सच्ची मेडिकल मिस्ट्री से जो समंदर के बीचों बीच घटी थी। एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसने एक शानदार सफर को अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया और एक अनजान खतरे ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया। जरा सोचिए, अंटार्कटिका जाने वाला एक लग्जरी क्रूज, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा होगा ना। 1 अप्रैल 2026 को ये जहाज अर्जेंटीना के उशवाया से निकलता है। लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक 11 अप्रैल को एक 70 साल के पैसेंजर की जान चली जाती है। और मौत का सिलसिला यही नहीं थमता। 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर ही उसकी पत्नी भी कोलैप्स कर जाती है। और फिर 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस संकट की सूचना दी जाती है। मतलब सिर्फ 1 महीने के अंदर एक शानदार क्रूज एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो गया। अब यहाँ जो सबसे डराने वाली बात थी वो थी इसकी मृत्यु दर, सीधे 50%। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी अनजान बीमारी इन यात्रियों को अपना शिकार बना रही थी, वो इन्फेक्टेड लोगों में से आधों की जान ले रही थी। ये कोई आम फ्लू या बुखार बिल्कुल नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो बेहद तेजी से और बेरहमी से हमला कर रहा था। जब फाइनली टेस्ट हुए तो डायग्नोसिस ने सबको हिलाकर रख दिया। डायग्नोसिस था हंता वायरस। ये मेडिकल साइंस की सबसे डरावनी सच्चाइयों में से एक है। क्यों? क्योंकि इस जानलेवा पैथोजन के लिए दुनिया में कोई भी FDA अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद ही नहीं है और न ही इसका कोई ज्ञात इलाज है। डॉक्टर्स बिल्कुल बेबस थे। उनके पास इस वायरस को रोकने के लिए कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट था ही नहीं। अब उस क्रूज शिप पर असल में हुआ क्या था, ये समझने के लिए हमें पहले खुद इस वायरस को समझना होगा। ये वायरस हवा या पानी से नहीं पनपता, बल्कि इसका असली सोर्स चूहों की आबादी है और ये वहीं से आगे बढ़ता है। ये वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानव शरीर पर 2 बिल्कुल अलग और खतरनाक तरीकों से हमला करता है। जैसे एशिया और यूरोप में ये HFRS के रूप में सामने आता है। इसमें होता क्या है कि किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें तो वहां ये HPS का रूप ले लेता है, जो सीधा फेफड़ों पर वार करता है, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है। और सच कहें तो इसकी मेडिकल रियलिटी बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि कोई एंटीवायरल इलाज तो है नहीं, तो मरीज के फेफड़ों में बहुत तेजी से फ्लूइड यानी पानी भरने लगता है और मौत का मुख्य कारण दम घुटना होता है। ऐसे में डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर ही दे सकते हैं। जिंदा बचना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज का अपना इम्यून सिस्टम इस भयंकर रेस्पिरेटरी फेलियर से कितनी मजबूती से लड़ पाता है। वैसे हैरानी की बात यह है कि ये वायरस कोई नया नहीं है। चलिए इस खामोश खतरे के इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि पिछले 7 दशकों में वैज्ञानिकों ने इसे आखिर खोजा कैसे। बात 1950 के दशक की है। कोरियन वॉर के दौरान अचानक 3000 से ज्यादा सैनिक रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गए थे। फिर 1980 में जाकर डॉक्टर हो वोंग ली ने इस वायरस की पहचान की। इसके बाद 1993 में अमेरिका में नावाहो आदिवासियों के बीच भी ये बड़ी तेजी से फैला। और अगर हम सोचें कि भारत इससे अछूता है तो ऐसा नहीं है। 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में गोदाम में काम करने वालों और चूहों को पकड़ने वाली इरुला ट्राइब के बीच इसके 28 केस सामने आए थे। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि विज्ञान से भी पहले स्वदेशी ज्ञान ने इस रहस्य को कैसे सुलझाया था। 1993 के अमेरिकन आउटब्रेक के दौरान नावाहो आदिवासियों के बुजुर्गों ने बताया था कि जब भारी बारिश होती है तो पाइन नट्स की पैदावार बढ़ती है और उन्हें खाने के लिए चूहे आते हैं। बस इस एक लाइन ने वैज्ञानिकों को इस वायरस की पूरी जड़ तक पहुंचा दिया था। असल में ये एक बेहद खतरनाक इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। होता क्या है कि अल नीनो के कारण भारी बारिश होती है, जिससे नट्स की बम्पर फसल पैदा हो जाती है। अब इतना सारा खाना मिलने से चूहों की आबादी में अचानक विस्फोट होता है और जाहिर है जितने ज्यादा चूहे होंगे, इंसानों से उनके संपर्क की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी और यही इस वायरस के फैलने का सीधा कारण बनता है। एक बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिकों का यही मानना था कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में फैलता है। लेकिन 1996 में एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसने इस पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही अहम बिंदु की, एंडीज वायरस। 1996 में अर्जेंटीना में आए आउटब्रेक ने यह साबित कर दिया कि हंता वायरस परिवार का ये खास स्ट्रेन इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। ये उस पहेली का वो सबसे ज़रूरी हिस्सा है जो हमें ये समझाता है कि उस क्रूज शिप पर ये वायरस एक पैसेंजर से दूसरे पैसेंजर्स और उनके परिवार वालों तक इतनी तेज़ी से कैसे फैल गया था।
हालांकि इसमें एक राहत की बात भी है। ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए बहुत ही करीबी शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है। ये शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों से फैलता है, इसलिए अक्सर ये सिर्फ एक ही परिवार या देखभाल करने वालों तक ही सीमित रहता है। हालांकि कुछ रेयर केसेस में सुपर स्प्रेडर्स भी देखे गए हैं जो कई लोगों को एक साथ संक्रमित कर सकते हैं। और एक और बहुत राहत भरी खबर है, वो है सिर्फ एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो। जी हाँ, सिर्फ एक दिन। ये वो बेहद छोटी विंडो है जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति इस वायरस को दूसरे इंसान तक पहुंचा सकता है। बीमारी की शुरुआत का बस वो पहला दिन। ये चीज इसके फैलने की गति को बहुत हद तक सीमित कर देती है। तो अब इस पूरे वैज्ञानिक बैकग्राउंड को समझने के बाद आइए वापस उस 2026 की क्रूज शिप ट्रेजेडी पर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आखिर उस जहाज पर यह वायरस आया तो आया कहां से? मार्च 2026 में जो शुरुआती डच कपल था, वो उशुआया में बर्ड वॉचिंग टूर के दौरान एक ऐसे लैंडफिल में चला गया जहां बहुत सारे चूहे थे। और सबसे डरावनी बात तो ये हुई कि वे उस छोटी सी एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो के दौरान ही जहाज पर सवार हो गए। बस इसी वजह से एंडीज ट्रेन उस क्रूज जैसी छोटी और बंद कम्युनिटी में बाकी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। 10 मई तक आते आते जो आंकड़े सामने आए वो साफ बता रहे थे कि जहाज पर स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। कुल 10 मामलों में से 3 मौत तो हो चुकी थीं, 4 लोग अलग अलग देशों में हॉस्पिटलाइज थे और 3 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका था। ये साफ दिखाता है कि अगर सही समय पर मेडिकल मदद न मिले तो एक छोटी सी जगह में ये वायरस कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। और इस भयंकर मृत्यु दर के डर ने पूरी दुनिया में एक दहशत सी फैला दी थी। वेस्ट अफ्रीकन देश केप वर्डे ने तो इस जहाज को अपने किनारे पर आने से ही साफ मना कर दिया। आखिरकार 10 मई 2026 को स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड ने जहाज को डॉक करने की परमिशन दी ताकि लोगों को इवैक्यूएट करके क्वारंटाइन किया जा सके। ये घटना हमें बताती है कि कैसे ऐसे आउटब्रेक इंटरनेशनल लेवल पर अचानक से पैनिक पैदा कर देते हैं। खैर, पैसेंजर्स को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस पूरी घटना ने ग्लोबल हेल्थ और सेफ्टी पर कई बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। चलिए इन पहलुओं को भी थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब न्यूज़ हेडलाइंस में फंसे हुए जहाज की ऐसी डरावनी तस्वीरें देखने के बाद हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या हंटा वायरस दुनिया की अगली बड़ी महामारी बनने वाला है? क्या ये अगला ग्लोबल पेंडेमिक बन सकता है? लेकिन राहत की सांस ली जा सकती है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसका ग्लोबल रिस्क बहुत कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी होती है, ये हवा से नहीं फैलता है और सख्त क्वारंटाइन नियमों की मदद से इसकी चेन को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक अच्छी बात यह भी है कि यूरोप और एशिया में आज तक इंसान से इंसान में संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। देखिए, भले ही ग्लोबल पैंडेमिक का खतरा कम हो, पर इसका जो स्थानीय खतरा है वो बेहद जानलेवा है। इसीलिए बचाव के कुछ मुख्य उपाय हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जैसे अपने घरों को चूहों से पूरी तरह सुरक्षित रखना, किसी भी बंद या धूल भरी जगह पर जाते समय N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना, कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करना और खाने पीने की चीज़ों को कभी भी खुला ना छोड़ना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है कि जब किसी खामोश खतरे का कोई इलाज या कोई वैक्सीन मौजूद ना हो तो बचाव और जागरूकता ही हमारे सबसे बेहतरीन हथियार बन जाते हैं। अपने आसपास के पर्यावरण को समझना और छोटी छोटी सावधानियां बरतना असल में कई जानें बचा सकता है। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जिस क्रूज शिप की हमने आज बात की उसका आउटब्रेक तो जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जैसे जैसे बड़े अल नीनो मौसम चक्र वापस आ रहे हैं, सोचने वाली बात है कि क्या हमारे ग्लोबल हेल्थ सिस्टम उन खामोश खतरों से निपटने के लिए वाकई पूरी तरह से तैयार हैं, जो बस सही मौसम और परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं। ये निश्चित ही एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए।